स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा है कि रेस्पिरेशन में क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा उनमें गैसेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहां पर हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, कुछ और एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में भी, कि कैसे उनके बॉडीज के अंदर गैसेस जाती हैं और कैसे उनकी बॉडीज से गैसेस बाहर आती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स विल अटैक कि ह्यूमंस में कैसे होता है इन ह्यूमंस। सो दिस इज ह्यूमन बॉडी। और स्टूडेंट्स यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। सो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो यहां पर होता है वो यहां पर आप देखें दिस एंड दिस, इनको बोलते हैं स्टूडेंट लंग्स। लंग्स एंड दे आर 2 इन नंबर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है, ये सब हम आगे अभी देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो लंग्स होते हैं ये बड़े डेलिकेट होते हैं स्टूडेंट, डेलिकेट होते हैं, तो इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इनके राउंड आप देखो ये बोन का स्ट्रक्चर होता है, उसका काम होता है लंग्स को प्रोटेक्ट करना, और उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स रिब केज। इस बोन के स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, रिब केज, राइट। तो आपको बात समझ में आई। यहां पे आप ध्यान दें इस स्ट्रक्चर पे, ये जो एक फिल्म लाइक स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। इसके नीचे वाला जो एरिया होता है स्टूडेंट्स, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन वगैरह हो गए, और इसके ऊपर वाले रीजन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो डायफ्राम है वो हमारे बॉडी में यहां पर कहीं होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर चेस्ट वाला रीजन है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होंगे, इसके नीचे एब्डोमेन है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होंगे, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन लंग्स को हटा दो यहां से, राइट, तो आप देखो यहां पर एक एम्प्टी रीजन, एक कैविटी टाइप का रीजन आपको दिखेगा रिबकेज के अंदर और डायफ्राम के ऊपर, राइट। तो ये जो कैविटी है स्टूडेंट्स, इसका एक टेक्निकल नाम है, इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, या फिर इसको चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली चेस्ट कैविटी तो बोलेंगे इसको बिकॉज दिस कैविटी इज इन चेस्ट, बट इसका टेक्निकल नाम है थोरैसिक कैविटी, राइट स्टूडेंट्स, ठीक। तो नाउ लेट्स पुट लंग्स बैक। तो लंग्स कहां पे होता है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में, हम बोल सकते हैं लंग्स होता है थोरैसिक कैविटी में। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम से पूछा जाए कि लंग्स की लोकेशन क्या होती है, तो देखो हम बड़े अच्छे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे इसको, कि लंग्स रिसाइड इनसाइड रिब केज above diaphragm inside thoracic cavity, right स्टूडेंट्स। अब लंग्स के अलावा बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो जब हम सांस लेते हैं स्टूडेंट्स, तो नोज के थ्रू हवा हमारे बॉडी के अंदर जाती है, राइट स्टूडेंट्स। और नोज में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ये एक नॉस्ट्रिल है और ये दूसरा नॉस्ट्रिल है। तो वही हम यहां पे देखेंगे स्टूडेंट्स, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हवा जो है बॉडी में इंटर करती है और फिर इस रास्ते से अंदर जाती है। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं नेसल पैसेज। क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज। फिर हवा अंदर जाती है, इस रीजन से क्रॉस करती है, इस रीजन को बोलते हैं फेरिनेक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फेरिनेक्स। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर हवा और नीचे आती है स्टूडेंट्स। फिर आप देखो ये जो बॉक्स टाइप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं लैरिनेक्स या फिर साउंड बॉक्स। इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी बताऊंगा। फिर हवा और नीचे आती है स्टूडेंट्स, और इस पाइप को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विंड पाइप। विंड पाइप से हवा नीचे आती है, इसका टेक्निकल नाम ट्रैकिया भी होता है। फिर हवा नीचे आते आते लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स के अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप देखो इस फेरिनेक्स के बारे में। देखो स्टूडेंट्स क्या है कि हवा यहां से आई अंदर, ठीक है। अच्छा, अब देखो फूड भी हमारे बॉडी में अंदर आता है माउथ से, लेकिन हवा का अलग रास्ता है, वो नेसल पैसेज से आ रहा है, और फूड जो है उसका अलग रास्ता है, वो माउथ से आ रहा है, ठीक है, यहां पे। अच्छा, दोनों का अलग रास्ता था, लेकिन ये वो रीजन है, ये वो एरिया है स्टूडेंट्स फेरिनेक्स, जहां पर दोनों पहुंचते हैं। अब इसके बाद फिर से दोनों का पाथ अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स। फूड जो है वो किस रास्ते से नीचे जाएगा, फूड पाइप से, और हवा किस रास्ते से नीचे जाएगी, विंड पाइप से। तो आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद भी फूड और हवा का अलग पाथ है, और इसके पहले भी अलग पाथ था। ये अकेला वो पोर्शन है जहां पर फूड और हवा दोनों आ रहे हैं। समझ में आई बात, फेरिनेक्स, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ये जो हवा का पैसेज है और ये जो फूड का पैसेज है माउथ, उसके बीच में एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, दोनों को सेपरेट करता हुआ, उसको बोलते हैं बोनी पैलेट। क्या बोलते हैं, बोनी पैलेट, राइट। अच्छा, अब ये जो नेसल पैसेज है स्टूडेंट्स, नेसल पैसेज हमारा ये आपको दिख रहा है, राइट।
इसमें काफी हेयर्स और म्यूकस होते हैं, होता है ना स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही है कि हमारे ये पैसेज में हेयर्स होते हैं और म्यूकस होते हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स। क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? देखो, जो हवा हम बॉडी के अंदर लेते हैं उसमें बहुत डस्ट पार्टिकल होता है स्टूडेंट्स, और वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, इनफैक्ट हार्मफुल है। तो ये जो हेयर्स और म्यूकस यहां पे होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख भी सकते हैं कि हेयर्स एंड म्यूकस इन द नेसल पैसेज filters air, they block dust particles from entering our body। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें तो हवा यहां से अंदर आई, फेरिनेक्स से गुजरी, फिर नीचे आई। अच्छा, अब यहां पर मैंने आपको बताया दिस इज लैरिनेक्स या साउंड बॉक्स। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्टूडेंट। देखो हम अलग अलग टाइप की आवाजें निकाल सकते हैं। देखो मैं अलग अलग चीजें बोल रहा हूं उतनी देर से, आप भी बोल सकते हो, राइट? तो ये अलग अलग आवाजें जो है वो हम इस साउंड बॉक्स के कारण निकाल पाते हैं। ये साउंड बॉक्स एग्जैक्टली कैसे काम करता है वो तो हम यहां पे नहीं देखेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, वो हम कभी और देखेंगे, राइट स्टूडेंट्स? तो हवा इस साउंड बॉक्स से होते हुए नीचे आती है, राइट? तो ये विंड पाइप से होते हुए नीचे आई और फिर लंग्स में चली जाएगी। अच्छा, अब आप यहां पे एक और चीज देखें, आपको इस विंड पाइप के ऊपर रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, ये कार्टिलेज क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, बोन तो आपको पता है ना, बोन हमारे बॉडी में हर जगह बोन होता है और वो बहुत हार्ड होता है स्टूडेंट्स। कार्टिलेज को आप सोच सकते हो कि बोन का एक सॉफ्टर फॉर्म होता है, ऐसा कुछ सोच सकते हो। हमारे बॉडी में बहुत जगह पे होता है ये। जैसे स्टूडेंट्स आप ईयर की बात कर लो, तो ईयर को आप टच करोगे ना तो आपको कुछ यहाँ पे ना हार्ड हार्ड सा टफ सा लगेगा, लेकिन वो बोन जितना हार्ड नहीं होता है, बोन जितना हार्ड नहीं होता, आपको फील होगा, तो वो कार्टिलेज है। वैसे कार्टिलेज बहुत जगह पे होता है, तो ये भी रिंग है कार्टिलेज के बने हुए स्टूडेंट्स, ठीक है? अच्छा, अब ये क्यों है यहाँ पे विंड पाइप के ऊपर ये रिंग है कार्टिलेज के, ये क्यों है? तो देखो होता क्या है कि विंड पाइप में होल होता है जिससे हवा अंदर जाती है, ठीक, लेकिन ये विंड पाइप कभी भी कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। अगर ये कोलैप्स हो गई किसी भी सिचुएशन में तो हवा अंदर नहीं जा पाएगी और हम सफोकेशन से मर जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है उसका काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करे विंड पाइप को और कभी भी उसको कोलैप्स होने नहीं दे, कोलैप्स होने नहीं दे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको हम लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग इन एनी सिचुएशन। सो फाइन स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि अभी तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे क्या होगा कि विंड पाइप से होते हुए विंड आया और वो लंग्स में जाएगा, ठीक है? तो आप देखो लंग्स के अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं। तो ये जो विंड पाइप है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक इस लंग में आ रही है और एक इस लंग में आ रही है, आप देख सकते हो। फिर ये जो इस लंग में आई वो फर्दर बहुत सारे ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर वो ब्रांचेज फर्दर बहुत सारे ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, राइट? वैसा इस लंग में भी हो रहा है। अच्छा, अब आप देखो ब्रांचेज के बिल्कुल एंड में आप देखोगे तो एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बहुत सारे ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम है स्टूडेंट्स एल्वियोलस। एल्वियोलस जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, उसका प्लूरल होता है एल्वियोली, राइट स्टूडेंट्स? देखो बायोलॉजी में कई बार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सिर्फ एस लगाने और हटाने से सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, कई बार अलग हो जाते हैं सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स। वैसा ही यहां पर है, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है उनका नाम है एल्वियोलस। एक का बात कर रहे हो तो एल्वियोलस सिंगुलर, और बहुत सारों की बात कर रहे हो तो एल्वियोली, राइट स्टूडेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो विंड पाइप है वो फर्दर ब्रांचिंग होती है उसकी लंग्स में और उनके एंड में क्या होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एल्वियोलस या फिर उसका प्लूरल एल्वियोली, राइट स्टूडेंट्स? अब आप देखें ये जो विंड पाइप है उसकी दो ब्रांचेज हुई, एक इस लंग के अंदर गया, एक इस लंग के अंदर गया, फिर वो फर्दर बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड हुई। अब देखो शुरू के जो ब्रांचेज होती है वो थोड़ी मोटी होंगी, आप समझ सकते हो, लेकिन जो बाद की और ब्रांचेज होंगी वो पतली होती जाएंगी। तो शुरू की जो ब्रांचेज होती हैं उनके ऊपर भी रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, जैसा कि यहां पर था वैसे उनके ऊपर भी रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। लेकिन जो बहुत पतली ब्रांचेज होती हैं उनके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं होता है स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो बात? तो बड़ा सिंपल सा है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो ये जो थोड़े मोटे ब्रांचेज हैं जिनके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज है उसको बोलते हैं ब्रोंकस, बट ब्रोंकस इज सिंगुलर, उसका प्लूरल नेम है ब्रोंकाई, राइट स्टूडेंट्स? तो यहां पर भी वही एस को हटाने या लगाने से सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा नाम पे स्टूडेंट्स, राइट? तो ये कैसी ब्रांचेज है जो मोटी है, ठीक है, और उनके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज है। अच्छा, अब जो पतली ब्रांचेज हैं स्टूडेंट्स जिनके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं है उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूली और उसका प्लूरल होता है ब्रोंक्यूलीज, ठीक है? यहां पर सिर्फ एस हटाने और लगाने से ही सिंगुलर प्लूरल हो जाता है स्टूडेंट्स।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि ये यहां पे विंड पाइप है, फिर वो ब्रांच हुई, ठीक है, तो उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, फिर वो फर्दर पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूलीज, और वो जो ब्रोंक्यूलीज हैं दे एंड अप इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको क्या बोलते हैं एल्वियोली, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, नॉस्ट्रल से हवा अंदर आई, फिर नेसल पैसेज से गई, फिर फेरिनेक्स, फिर लैरिनेक्स, फिर ट्रैकिया, और फिर इन ब्रांचेज से, और फाइनली किसमें, एल्वियोली में। फिर वहां पे जाके हवा का क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। अच्छा, एक और चीज यहां पे स्टूडेंट्स, दोनों लंग्स जो होते हैं उनके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं प्लेयोरा। क्या बोलते हैं, प्लेयोरा। तो हम देख सकते हैं प्लेयोरा इज अ थिन मेम्ब्रेन कवरिंग बोथ द लंग्स। तो ये बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन्स की बात हो गई, और आपको ये समझ में आ गया कि बॉडी में हवा हमारे अंदर आई और फिर इस रास्ते से होते 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 फाइनली वो एल्वियोली में बैग लाइक स्ट्रक्चर से पहुंच गई। और हवा का वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ ये हम समझना चाहते हैं, लेकिन वो समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो हमें अच्छे से पता है, फिजिक्स में हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। डिफ्यूजन का सबसे क्लासिक एग्जांपल है स्टूडेंट्स कि आप ऐसा सोचो कि आपके पास वेसल में वाटर है और आपने उसमें इंक का एक ड्रॉप डाल दिया। तो अब यहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो इंक तो आपने सिर्फ यहां पे डाला है, यहां पे डाला है, लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा स्टूडेंट्स, धीरे धीरे ये इंक जो है पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएगा और पूरा वाटर जो है वो इंक के कलर का हो जाएगा, राइट। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, लेकिन ऐसा होता क्यों है स्टूडेंट्स, तो देखो मैं आपको बताता हूं। लेट मी टेक दिस डायग्राम स्टूडेंट्स, इसमें मैं डिफरेंट स्टेजेस दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखो, आपने इंक जस्ट डाला है यहाँ पे वाटर में, अभी यहाँ पे इंक थोड़ा सा, आप देखो थोड़ा सा इंक जो है वो फैल चुका है, ठीक है, और यहाँ पे इंक पूरा फैल के पूरे वाटर को ब्लू कर चुका है, ठीक। तो इंक क्यों फैल रहा है, तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहां पर जो इंक वाला रीजन है वहां पे इंक के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हम बोल सकते हैं यहां पे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इंक मॉलिक्यूल्स, सही है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इंक मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये जो सराउंडिंग का रीजन है वहां पे तो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, इंक वहां पे पहुंचा नहीं है, तो हमारा सोच सकते हैं कि वहां पे इंक के मॉलिक्यूल्स का कंसेंट्रेशन कैसा है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ इंक मॉलिक्यूल्स, इनफैक्ट है ही नहीं कंसेंट्रेशन, तो लो कंसेंट्रेशन नहीं बोल सकते। अब देखो फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट होता है कि चीजें जो है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहती है। कोई भी चीज जो है वो हाई कंसेंट्रेशन के रीजन से लो कंसेंट्रेशन के रीजन की तरफ मूव करना चाहती है। तो वही यहां पे भी हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे मॉलिक्यूल्स का हाई कंसेंट्रेशन है और सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स का लो कंसेंट्रेशन है। तो ये जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहते हैं, इसलिए वो मूव करके इधर आ रहे हैं जहां लो कंसेंट्रेशन है, और इंक के मॉलिक्यूल्स हर जगह फैल जा रहे हैं, तो पूरा वाटर जो है वो ब्लू हो जा रहा है। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। वैसा एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, थिंक ऑफ दिस सेटअप। यहां पे आप देखो ये एक थिन मेम्ब्रेन है जो पूरे बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब चीजें जो है इसके इधर उधर जा सकती हैं। अब यहां पर आप सोचो कि हवा के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है और यहां पे कम है, तो यहां पे कंसंट्रेशन कैसा है स्टूडेंट्स, हाई, और यहां पे कंसंट्रेशन कैसा है, लो। तो यहां पे अगर आप इस सिस्टम को छोड़ दोगे तो क्या होने वाला है, यहां पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ जाने लगेंगे, और कुछ देर बाद आपको ऐसा सीन दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आ गए, राइट, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको डिफ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब वो कॉन्सेप्ट यहां रेस्पिरेशन में कैसे अप्लाई होता है, लेट अस सी दैट। तो स्टूडेंट इस सबको हटाते हैं और वापस से फोकस करते हैं यहां पे। स्टूडेंट्स आपको एरोबिक रेस्पिरेशन तो याद है ना स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। जैसे कि यहां पर एक सेल ले लेते हैं हम, ठीक है, तो इसमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है स्टूडेंट्स, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो रिएक्शन जो है वो इस सेल में भी हो रही होगी। तो कैसे हो रही होगी, लेट्स सी। तो देखो यहां पे ग्लूकोज आया होगा समहाउ, ठीक। अब रिएक्शन करने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए, इस सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन कहां पर है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन तो एल्वियोली में है, एल्वियोली में है। देखो ऑक्सीजन वाली जो हवा है, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में होता है, तो वो हवा जो है वो हमने अंदर ली और इस रास्ते से होते होते एल्वियोली तक पहुंची। तो इन एल्वियोली में ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स। सो समहाउ ये जो ऑक्सीजन है वो इस सेल तक पहुंचेगा। कैसे ये एल्वियोली से सेल तक पहुंचेगा स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। तो समहाउ एल्वियोली से
इस सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, वो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन वाली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब यहां पर इस सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स, वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो वो बाहर कैसे निकलता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड समहाउ इस सेल से एल्वियोली तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा मैं भी आपको बताने वाला हूं, बट अभी आप मान लें कि समहाउ वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से एल्वियोली तक पहुंचेगा। और एक बार वो एल्वियोली तक पहुंच गया स्टूडेंट्स, तो जिस रास्ते से हवा अंदर आई थी उसी रास्ते से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा जो है वो बाहर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। समझ में आ रही बात? फिर से मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीजन वाली हवा अंदर आई, अंदर आई, अंदर आई, तो ऑक्सीजन एल्वियोली में पहुंचा। समहाउ एल्वियोली से वो ऑक्सीजन जो है वो सेल तक पहुंच जाएगा, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ये वाली रिएक्शन, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी है। तो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड समहाउ एल्वियोली तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसी रास्ते से बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात? देखो स्टूडेंट्स, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, राइट? तो जब मैंने सांस ली तो हवा अंदर ली, ऑक्सीजन वाली हवा जो है मैंने अंदर ली, वो मेरे एल्वियोली तक गई, वो मेरे एल्वियोली तक गई, फिर यहां गई, यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, फिर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो यहां आया और फिर बाहर आया। तो जब मैं ब्रीद आउट कर रहा हूं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा बाहर निकल रही है। समझ में आ रही बात? तो मैंने ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया, तो ब्रीद इन किया तो ऑक्सीजन वाली हवा अंदर, ब्रीद आउट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा बाहर। आई होप यू फॉलो दिस स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन एल्वियोली से सेल तक आता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड सेल से एल्वियोली तक आता है। तो ये जो गैस का रहस्यमय एक्सचेंज है, ट्रांसफर, वो कैसे होता है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्रांसफर है वो ब्लड के कारण होता है। ब्लड उस गैसेस को यहां से वहां ले जाता है। लेकिन कैसे ले जाता है वो समझाने से पहले मैं ब्लड के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं, विच इज इंपॉर्टेंट। देखो यहां पर ब्लड हमारे लिए दो टाइप का होगा, ठीक है? एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है और एक ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है। देखो स्टूडेंट्स, ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड होता है हमारे बॉडी के लिए, और उसको हम बहुत डिटेल में आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ब्लड जो है वो एक ऐसा लिक्विड है जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकता है या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है? जब ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है तो ब्लड का कलर जो है वो ब्राइट रेड होता है, और जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होता है तो उसका कलर थोड़ा डार्क रेड हो जाता है, ठीक है? ऐसा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में इन दोनों सिचुएशन को बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते हैं, इस केस में जब ऑक्सीजन बहुत डिसॉल्व है तो ब्लड को रेड बनाते हैं, और इस केस में जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत डिसॉल्व है तो ब्लड को ब्लू बनाते हैं। प्लीज नोट, सिर्फ बनाते हैं ब्लू है, होता नहीं है ब्लू। ब्लड कभी ब्लू नहीं होता है। इस केस में वो डार्क रेड होता है, बट डार्क रेड और लाइट रेड में कुछ ज्यादा फर्क आसानी से पता नहीं चलेगा, इसलिए इस केस को रेड बना लेते हैं और इस केस को बुक्स में ब्लू बनाते हैं, ताकि देखते ही पता चले अच्छा ब्लड को ब्लू बनाया है मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है ज्यादा, रेड बनाया है मतलब उसमें ऑक्सीजन मिक्स है ज्यादा, राइट स्टूडेंट्स? चलो, ये बात अगर आपको डाइजेस्ट हो गई है तो अब हम देखते हैं कि यहां पर क्या होता है, कैसे गैस का ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए ये एल्वियोली जो है स्टूडेंट्स, उसका एक मैग्निफाइड व्यू हमें यहां पे बनाना पड़ेगा। ये जो एल्वियोली है स्टूडेंट्स, उसके अराउंड ब्लड कैपिलरीज होती है बहुत सारी, वो एल्वियोली को सराउंड कर रही होती है बहुत अच्छे से, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहां पे आप देख सकते हो कि ब्लड का अलग कलर भी बनाया गया है, और उसका मतलब आप समझ रहे होंगे, अभी भी मैंने आपको बताया है। तो क्यों यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और क्यों यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। बट उससे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है इस वर्ड कैपिलरी पे। जो कैपिलरी का मतलब होता है वेरी थिन ट्यूब। तो हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी कैपिलरीज होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है स्टूडेंट्स, इसमें ब्लड फ्लो करता है। और खास बात क्या होती है कैपिलरीज की, कि उनका जो वॉल होता है वो बहुत थिन होता है। इस वॉल के, ब्लड कैपिलरी का जो वॉल है वो थिन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। ये थिन होने से ये थोड़ा थोड़ा परमीबल होता है, इसमें कुछ कुछ पोर्स होते हैं जिससे चीजें अंदर बाहर जा सकती है, अगर ये थिक होता तो आप सोच सकते हैं कि इसमें पोर्स नहीं होते और चीजें अंदर बाहर नहीं जा पाती। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो क्या होता है। सपोज करो ऐसी सिचुएशन है कि कोई गैस यहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है यहां पे, ठीक है, लेकिन ब्लड में वो डिसॉल्व नहीं है,
तो यहां पे आप डिफ्यूजन को याद करो स्टूडेंट, जो थोड़ी देर पहले हमने रिकॉल किया था। यहां पे उस गैस का बहुत हाई कंसेंट्रेशन हो गया, अंदर जो है वो लो कंसेंट्रेशन हो गया, तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ डिफ्यूज कर जाएंगे और ब्लड में जाके मिक्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, मिक्स हो जाएंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा आप समझ रहे होंगे, सपोज करो कोई गैस है जो ब्लड में बहुत डिसॉल्व है, तो ब्लड में उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन बाहर नहीं है, तो फिर से यहां पे डिफ्यूजन होगा। कैसे होगा स्टूडेंट्स, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर आएंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो आप देखें थिन होने के कारण यहां पे पोर्स हैं इस वॉल में, जिसके कारण डिफ्यूजन ऑफ गैस हो सकता है, गैस अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वॉल्स कैसे हैं, थिन स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे होंगे यहां पर ये जो कैपिलरीज है एल्वियोली के अराउंड, उनमें डिफ्यूजन होने वाला है। कैसे होगा अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो ये तो मैंने ले लिया एल्वियोली, उसके अराउंड कैपिलरीज है, आपको समझ में आया। वैसे अगर मैं इस सेल की भी बात करूं स्टूडेंट्स, तो उस सेल को मैं यहां बनाता हूं और इस सेल के अराउंड भी उसी तरीके से बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। अब देखो यहां से ये जो ब्लड निकल रहा है स्टूडेंट्स, रेड वाला, ठीक है, तो ब्लड के जो वेसल्स है वो तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यही जो ब्लड है, ठीक है, वो किसी ना किसी रास्ते से यहां इस सेल तक आएगा, ठीक है, और यहां से इस सेल से जो ब्लड निकल रहा है ब्लू वाला, वो किसी ना किसी रास्ते से बेसिकली इस एल्वियोली तक जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो क्योंकि ब्लड के जो वेसल्स है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बॉडी के हर पार्ट को एक्चुअली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से निकलने वाला ब्लड किसी ना किसी रास्ते से ब्लड से होते हुए यहां तक पहुंचेगा, फिर यहां से निकलने वाला ब्लड किसी ना किसी रास्ते से होते हुए यहां तक पहुंचेगा। अब देखो होता क्या है, तो यहां पर आप देखो ये ब्लड जब कैपिलरी से पास हो रहा है एल्वियोली के ऊपर से, तो क्या होता है, हवा जो है वो बाहर की हवा इस एल्वियोली में आई है, तो वो जो हवा है उसमें बहुत ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन बहुत है उसमें। लेकिन आप देखो जो ब्लड यहां पे आ रहा है वो ब्लू बनाया गया है, तो मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है उसमें। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है ज्यादा। एल्वियोली में बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन, एल्वियोली से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एल्वियोली से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच हो गया, इसलिए इसको रेड बनाया गया है, उसमें बहुत ऑक्सीजन है। अब ये ब्लड जहां भी जाएगा ऑक्सीजन लेके जाएगा, सही है ना, तो किसी ना किसी रास्ते से वो ब्लड इस सेल तक आया। अब यहां पर जो ब्लड आया उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है, इसलिए वो डिफ्यूज होके बाहर निकलेगा और सेल में जाएगा, सेल में जाएगा, राइट। सो आप देखो सेल को मिल गया ना ऑक्सीजन, यहां से ब्लड से होता हुआ ऑक्सीजन सेल को मिल गया। यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां बना सेल में, वो डिफ्यूजन से ब्लड में चल जाएगा, डिफ्यूजन से ब्लड में चल जाएगा, क्योंकि ब्लड जो आया था उसमें ऑक्सीजन ज्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड कम था या नहीं था, तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में चल जाएगा, ठीक है, इसलिए इस ब्लड को ब्लू बनाया जा रहा है। अब ये ब्लड जहां भी जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, तो किसी ना किसी रास्ते से वो वापस यहां आया स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहां पर आया तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया। अब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके एल्वियोली में चला जाएगा, एल्वियोली में, और वो एल्वियोली में गया तो फिर उसी रास्ते से बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स, कि कैसे यहां पे एल्वियोली से सेल तक गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, थ्रू ब्लड। हो सकता है आपको इसमें थोड़ा सा डाउट हो, तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें आप स्टूडेंट्स, इसको आपको कई बार देखना चाहिए ताकि आपके दिमाग में एकदम घुस जाए। वीडियो से पढ़ने का यही तो फायदा है, यू कैन रिवाइंड थिंग्स एज मेनी टाइम्स टिल यू ग्रैस्प इट फुल्ली एंड डीपली। फाइन, अब देखो कुछ और बताता हूं मैं आपको। देखो जब हम हवा अंदर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको क्या बोल रहे हैं, ब्रीद इन या फिर इनहेलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर जब हम हवा बाहर निकालते हैं स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते होंगे, ब्रीद आउट, ठीक है, या फिर एक्सहेलेशन। अब देखो जब हम हवा अंदर लेते हैं स्टूडेंट्स, ब्रीद इन करते हैं, तो उस हवा का क्या कॉम्पोजिशन होता है वो तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हवा हम अंदर ले रहे हैं वो तो एटमॉस्फेरिक हवा है, तो जो एटमॉस्फेरिक हवा का कंपोजिशन है वही उस हवा का कंपोजिशन हुआ ना। तो उसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा स्टूडेंट्स, 21%, राइट, यू नो दैट। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता होगा स्टूडेंट्स, 0.04% स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें वाटर वेपर कितना होता होगा, बहुत कम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे तो उसमें नाइट्रोजन वगैरह भी होता है, बट वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हवा हम अंदर लेते हैं उसमें आप देखो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है थोड़ा, बट मेन ऑक्सीजन होता है, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है, क्योंकि हम हवा अंदर ले ही किसके लिए रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए। तो हवा हम अंदर लेते हैं, वो एल्वियोली तक जाती है, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो सेल तक जाता है, सेल तक जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो हवा हम ब्रीद आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसमें क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको क्या लगता है, उसका परसेंटेज 0.04 ही रहता होगा या कुछ चेंज हो जाता होगा? स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं। उसका परसेंटेज बढ़ के 4.4% हो जाता है स्टूडेंट्स। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि जो हवा गई थी अंदर उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड नेग्लिजिबल टाइप था, लेकिन यहां पर जब एरोबिक रेस्पिरेशन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां आया, ठीक है। तो बाहर निकलने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया स्टूडेंट्स। एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? बाहर निकलने वाली हवा में ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन कम होकर 16% हो जाता है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बच्चों को ऐसा लगता है कि बाहर निकलने वाली हवा में ऑक्सीजन होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। देखो क्या हुआ, हवा अंदर गई, उसमें तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन था 21%, उसमें से कुछ ही ऑक्सीजन अंदर जा पाता है सेल तक, बाकी रह जाता है, बाकी नहीं जा पाता है इधर। तो जो रह गया वो तो बाहर निकलेगा ना स्टूडेंट्स। तो वही है ये 16%। समझ में आई बात? बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया है बाहर निकलने वाली हवा में स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, वाटर वेपर। वाटर वेपर के बारे में क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स? बाहर निकलने वाली हवा में वाटर वेपर ज्यादा होता है, हाई होता है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? जो हवा अंदर आई थी उसमें वाटर वेपर बहुत कम था, जो बाहर जा रही है उसमें ज्यादा क्यों हो गया? स्टूडेंट्स आप बताएं, सोचें क्या हो रहा है यहां पे। स्टूडेंट्स अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन का जो इक्वेशन है उसको याद करोगे ठीक से, हमने पढ़ा था, तो उसमें जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो फाइनली वाटर भी बनता है, तो यहां पे सेल में जब एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो वाटर भी बना, वो वाटर जो है वही वेपर के फॉर्म में बाहर निकल रहा है बॉडी से, इसलिए वाटर वेपर ज्यादा है बाहर निकलने वाली हवा में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ब्रीद इन और ब्रीद आउट से रिलेटेड मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। देखो, जब हम हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। आप देखो, तो आपने देखा कैसे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है स्टूडेंट्स, राइट। आप यहां पर भी देखो, जैसे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो जो पार्ट है लंग्स और बाकी चीजें वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो मैं यहां पे दो फोटोग्राफ बना देता हूं आपके लिए। ये उस टाइम का है जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं और ये उस टाइम का है जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? जब हम ब्रीद इन करते हैं तो लंग्स बड़े हो जाते हैं। क्यों बड़े हो जाते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो हवा अंदर ले रहे हैं ना, हवा अंदर ले रहे तो लंग्स जो है उसमें हवा भर जाती है तो फूल के बड़ा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे लंग्स बड़े हो गए। ब्रीद आउट करने पे लंग्स जो है छोटे हो जाते हैं। क्यों छोटे हो जाते हैं? क्योंकि हम हवा बाहर निकाल रहे हैं ब्रीद आउट करते टाइम, तो लंग्स खाली हो गया तो वो छोटा हो गया स्टूडेंट्स, राइट। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें लंग्स के बड़े होने से डायफ्राम नीचे हो गया है, यहां पे लंग्स के छोटे होने से डायफ्राम जो है वो ऊपर आ गया है, राइट। फिर रिब केज को भी देखें आप, इसमें रिब केज भी थोड़ा सा फूल जाता है और थोड़ा ऊपर मूव करता है, ऊपर। इस केस में रिब केज थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, छोटा हो जाता है और नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। दिस इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नीचे की तरफ, राइट। सो जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ इस तरह से मूवमेंट्स होते हैं। नाउ वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम कितनी जल्दी जल्दी ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि 1 मिनट में हम लोग लगभग 15 to 18 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है। 15 से 18 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं जनरली। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं बहुत, जैसे कि आप बहुत तेज तेज दौड़ रहे हो, तो आप बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो उस टाइम को बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो बहुत एनर्जी आपको कैसे मिलेगी? आपके बॉडी में जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा स्टूडेंट्स, ताकि जल्दी जल्दी एनर्जी बने और आपको मिले। अब एरोबिक रेस्पिरेशन अगर बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा चाहिए होगा स्टूडेंट्स। तो उस केस में क्या होता है, ये जो ब्रीद इन ब्रीद आउट का प्रोसेस है वो इससे काफी फास्ट हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी ब्रीद इन ब्रीद आउट करने लगते हो ताकि आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिले और एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा हो तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो जो आपको चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ब्रीद इन ब्रीद आउट का रेट भी वेरी करता है।